हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। और गुड मॉर्निंग के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। चलो फटाफट सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दो। ये उन बच्चों को शेयर करना है जो बच्चे डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है डीएलएड एग्जाम की प्रिपरेशन। देखो, बहुत से बच्चों के मन में ना अभी भी ये डाउट है कि जिस तरीके से पिछली बार डीएलएड का जो एग्जाम है वो डेट जब दिया गया था तब ना होकर डेट आगे बढ़ाया गया और लेट से हुआ पेपर, तो कुछ बच्चों के मन में अभी ये डाउट है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ये डाउट मन में मत रखो। इस डाउट को रखोगे तो तैयारी भी ढंग से नहीं हो पाएगा। फिर लास्ट डेट आ जाएगा, पेपर का टाइम आ जाएगा, और उसके बाद अगर पेपर उसी डेट में हो गया तो फिर तैयारी नहीं हो पाएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो डेट अभी निर्धारित किया गया है उसी डेट के हिसाब से तैयारी करो। ये मत सोचो कि डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, टीचिंग एग्जाम के लिए भी पढ़ सकते हो। और एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, डीएलएड में जो जीके जीएस वाला पोर्शन होता है उसको सोशल स्टडीज कहते हैं। और ये जो सोशल स्टडीज है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जिस सिविक्स को आज के समय में हम लोग पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस के तौर पर भी पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं आपके, साथ ही साथ वर्ल्ड मैपिंग भी आपको करनी है, ज्योग्राफी के भी सवाल आते हैं। तो हम लोग सारी चीजें देखते हुए चलेंगे। रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही करंट अफेयर आप छोड़ दो। करंट अफेयर के पिछले कुछ सालों में हमने देखा एक दो सवाल दिए जाते हैं। हो सकता है इस बार थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाए। अलग से करंट अफेयर सिलेबस में भले ही ना लिखा हो, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना तो है ही। क्लियर है? हाँ, पैरामेडिकल के लिए भी ये क्लास ले सकते हो। जिस भी एग्जाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह आता है, हर एक एग्जाम के लिए है ये क्लास। ठीक है, समझ गए? चलो, कौन सी क्लास कितने बजे होगी वो भी हम लोग अब डिस्कस कर लेंगे। अब ज्यादा लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थोड़े से सिविक्स जो सब्जेक्ट है ना, जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, उसमें डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, इस तरीके की चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसे सवाल भी आपको मिलेंगे उसमें। ठीक है, पहले तो हिस्ट्री का सवाल देखो। हिस्ट्री एक बहुत मेजर पोर्शन कवर करता है। पहला क्वेश्चन है, इसीलिए आसान सवाल रखा है मैंने। सवाल है, ड्यूरिंग हुज रेन डिड मेगास्थनीज विजिटेड पाटलिपुत्र। आपके बिहार में, बिहार जीके भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें बिहार जीके से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का एम्बेसडर था, है ना। सेलुकस निकेटर, जिसकी लड़ाई चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी, वही सेलुकस निकेटर। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने ही सेलुकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे युद्ध के बाद। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर की बेटी से शादी की थी। इसका कोई प्रूफ नहीं है। जिन चीजों का प्रूफ नहीं है वो आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि शादी हुई थी। ठीक है, और युद्ध के बाद 500 हाथी दिए भी थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसी सेलुकस निकेटर का ये एम्बेसडर था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम लिखा हुआ है यहां पर, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त प्रथम। ये गुप्त वंश का था, गुप्ता डायनेस्टी। चंद्रगुप्त टू भी गुप्ता डायनेस्टी का था। अब मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है इंडिका। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट होगा जिसे इंडिका बुक के बारे में ना पता हो, लेकिन इस बुक में एक बात लिखी गई थी जिसके बारे में एग्जाम में सवाल आता है। इस बुक में लिखा गया था कि ऐसा किसने बोला है अपनी किताब में कि चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में भारत में गुलामी नहीं थी। देयर वॉज नो स्लेवरी इन इंडिया। ऐसा कौन सी किताब में लिखा गया है या किसने लिखा है? अब इतनी पुरानी पुरानी किताब हमने तो पढ़ी नहीं है, ना तो मैंने पढ़ा है ना तो आपने पढ़ा है इंडिका, तो कैसे पता चलेगा? तो ये स्टेटमेंट्स ना, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे एनसीईआरटी हो गया या कोई भी एंशिएंट हिस्ट्री का बुक हो गया, उसमें अलग से नोट के फॉर्म में दिया रहता है, बॉक्स या ब्रैकेट बना के। उन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आजकल एग्जाम में सवाल थोड़े से हाई लेवल के पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसी किताब में लिखा गया था देयर वॉज नो स्लेवरी इन इंडिया, गुलामी नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है, मेगास्थनीज की ही इस किताब में लिखा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य वही व्यक्ति है जो श्रवण बेलगोला चला गया था। श्रवण बेलगोला, है ना, ये कर्नाटक में मिलेगा आज के समय में। इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था, जैन धर्म अपना लिया था इन्होंने लास्ट में। ठीक है, और खाना पीना छोड़ दिया था इन्होंने, और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी।
चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड के लकड़ी के महल मिले हैं बिहार में। बिहार में लकड़ी के महल मिले हैं, ठीक है, लकड़ी के महल, प्राचीन लकड़ी के महल, ये मौर्य काल के महल है। इनको वुडन पैलेस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? वुडन पैलेस कहते हैं। ये मौर्य काल के लकड़ी के महल के अवशेष मिले हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड, भले ही क्वेश्चन इजी पूछा है मैंने, है ना, भले ही, कौन है ये पीडीएफ वाला? क्लास से ज्यादा पीडीएफ इंपॉर्टेंट है क्या? अभी पढ़ लो, पीडीएफ क्लास के बाद ही तो मिलेगा, कि पहले पीडीएफ दे दूं फिर क्लास कराऊं? नोट्स बना लो, है कि नहीं? नोट्स से अच्छी तो कोई चीज नहीं है मेरे हिसाब से, नोट्स बना लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ये पॉइंट्स याद रखना जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए हैं अभी। गुड मॉर्निंग सभी को, फटाफट क्लास को शेयर कर दो सभी, ठीक है, क्योंकि डीएलएड की जो क्लास है वो आज ही मेनली स्टार्ट हुई है, और बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है कि क्लासेस शुरू हो गई। वैसे कल तो मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास ली थी, और आज से आपकी टॉपिक्स जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। अब आप लोग मुझे ये भी बता देना आज कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कल से टॉपिक वाइज चाहिए या फिर सब्जेक्ट वाइज क्लास चाहिए, ठीक है। जिसमें फायदा हो वही बताना, ये नहीं कि जो मन में आया वो बोल दिया। जिसमें आपको लग रहा है कि फायदा होगा टॉपिक वाइज से या सब्जेक्ट वाइज से, वही बताना मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ संथाल रिबेलियन इन 1855? 1855 से 56 के बीच में संथाल रिवोल्ट हुआ था। क्या हुआ था? संथाल रिवोल्ट। संथाल रिवोल्ट आज के समय का जो बिहार झारखंड वाला एरिया है, देखो जिस समय की बात हो रही है उस समय ना तो बिहार अलग से बना था ना झारखंड अलग से बना था। उस समय बिहार भी बंगाल का हिस्सा था और झारखंड तो था ही नहीं, उड़ीसा भी नहीं था, ये सब अलग से स्टेट्स तो थे नहीं। बिहार तो काफी सालों बाद बना है, 1912 में बिहार का गठन हुआ है। फिर भी संथाल विद्रोह के बारे में जब भी पूछा जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना कि वर्तमान के हिसाब से देखोगे तो बिहार और झारखंड वाले एरिया में संथाल विद्रोह हुआ था, मेनली झारखंड में हुआ था, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू एंड कान्हू। क्या सिद्धू के अलावा और भी लोग इसमें थे लीडर? तो बिल्कुल थे। मैं 4 नाम लिख रही हूं, चारों शामिल थे इसमें, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ठीक है। भैरव की स्पेलिंग 2 तरीके से लिखी जाती है, भैरव भी लिखा जाता है इनके नाम को और भैरव भी लिखा जाता है, हिंदी में ये भैरव ही होगा, ठीक है। ये 4 लोग शामिल थे इस रिवोल्ट में और ये लीडर थे। इन्हीं के लीडरशिप में बाकी के जो ट्राइबल लोग थे, जो संथाली ट्राइब के लोग थे, उन लोगों ने ये रिवोल्ट किया था। ये रिवोल्ट किसके खिलाफ था? तो बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा तो अलग थे ना, वो मुंडा जनजाति के थे। ये संथाल्स हैं, वो मुंडा थे, मुंडा विद्रोह हुआ था उनके टाइम पे। जनजातीय गौरव दिवस जो मनाया जाता है नवंबर के महीने में, वो जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। उनको जो ट्राइबल्स हैं, जो जनजाति है, वो बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा देते हैं। उनकी बात तो अलग है, ठीक है, उनकी बात अलग है, ये अलग है। संथाल विद्रोह किसके किसके खिलाफ हुआ था अगर पूछा जाए तो बोलना अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। जो अंग्रेजों की उल्टी सीधी पॉलिसीज थी, ब्रिटिश की जो उल्टी सीधी पॉलिसीज थी, जो वो लोग एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, अलग अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आते थे, किसी से पूछते भी नहीं थे, जो मन में आता था वो करते थे। एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि लोग परेशान हो चुके थे, लोगों को लग रहा था कि कोई एक ऐसा लीडर आए जो हमारा साथ दे। ये चारों आकर खड़े हुए, मेनली सिद्धू कान्हू सबसे पहले और उसके बाद चांद भैरव, और फिर लोगों ने रिवोल्ट किया। अंग्रेजों के खिलाफ तो था ही। दूसरा साहूकारों के खिलाफ था, ठीक है। साहूकार जो पैसा देते थे ब्याज में, और ब्याज बहुत ज्यादा लेते थे वो, ठीक है। ब्याज में पैसा मजबूरी में लेते थे वहां के ट्राइबल्स, और ब्याज बहुत ज्यादा लिया जाता था। ब्याज नहीं चुका पाते थे तो उनको प्रताड़ित किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था, तो इनके खिलाफ भी गुस्सा था मन में। साथ ही जो जमींदार थे, जमींदार ज्यादातर ऐसे थे, बड़े बड़े जमीनों के मालिक, जिनकी अंग्रेजों से बहुत बनती थी, अंग्रेजों से बहुत बनती थी। अंग्रेज जो बोलते थे वो ये जमींदार करते थे, और इस चक्कर में इन जमींदारों के द्वारा संथाल्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था ये रिवोल्ट, अंग्रेजों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ, सबके खिलाफ था। समझ आया? ठीक है, हाँ शेयर कर दो सभी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हाँ, ग्रुप डी के लिए भी ये क्लास आप ले सकते हो। नेक्स्ट देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तारीख-ए-दाऊदी?
तारीखे दाऊदी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तारीखे फिरोज शाही हमने पढ़ा है ना, तारीखे फिरोज शाही के बारे में हमने पढ़ा, हमने अकबरनामा पढ़ा, हमने बाबरनामा पढ़ा। वो सब घिसे पिटे सवाल हो गए हैं। इन घिसे पिटे सवाल इन द सेंस हर साल पूछे जा रहे हैं, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो नहीं छूटेगा। लेकिन कुछ नई चीजें भी अब पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक एग्जाम में अब थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर अब्दुल्ला, मेगास्नीस, ख्वाजा नियामतुल्ला या दुर्गा चरण रॉय। मुझे पता है ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां पर तुक्का लगा रहे होंगे, या तो तुरंत ही गूगल कर लिए होंगे, क्योंकि इस किताब के बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। हाँ देखो, तिवारी मोनू ने लिखा भी है कि ये बुक पहली बार सुना। बहुत लोगों ने ये बुक पहली बार सुना होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? जो बच्चे सी लगा रहे हैं उनका आंसर गलत है, इसका आंसर होगा अब्दुल्ला। क्या आंसर हो जाएगा? अब्दुल्ला। ये बुक तो चलो ठीक है, मैंने बता दिया। 3-4 बुक्स के नाम लिख रही हूं, उनको जरूर पढ़ लेना। एक आप लोग पढ़ लेना अकबरनामा, किसने लिखा था? अकबर ने खुद लिखा था या किसी और ने लिखा था? ठीक है, अकबरनामा। एक बाबरनामा, बाबरनामा बाबर ने खुद लिखा था, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, इसी को तुजुके बाबरी भी कहा जाता है। तारीखे फिरोज शाही, ये क्या चीज थी ये पढ़ लेना। तारीखे फिरोज शाही क्या था ये पढ़ लेना। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड, इसलिए कह रही हूं। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरी के बिना एमसीक्यू कैसे पढ़ोगे? वो तो मुझे भी पता है थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे तो जहां तक लगता है अब एग्जाम में टाइम बचा नहीं है, तो थ्योरी आप लोग पढ़ चुके होंगे, सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तभी तो प्रैक्टिस करवा रही हूं मैं। थ्योरी अगर नहीं पढ़े हो तो फिर तो अभी टाइम बेटा बहुत कम है ना, अभी समय बहुत कम है इतना सारा सिलेबस कवर करने के लिए। देखो नेक्स्ट है बिहार के मैदानी भाग में इनमें से कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं करवा दूंगी, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहार जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड सवाल भी आते हैं इसमें, बिहार जीके को भी पढ़ लेना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कॉमनली फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ बिहार? बिहार के मैदानी क्षेत्र में कौन से तरह की मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? बिहार में 80% एरिया में नदियां बहती है। 80% एरिया बिहार का आप देखोगे ना, बिहार का जब आप मैप बनाओगे ना, बिहार का जब आप, ये मैंने मैप नहीं बनाया है, ये बिहार का एरिया बनाया है। बिहार का पूरा जो एरिया है ना, बीच में से गंगा नदी 2 भागों में बाइफरकेट करती है, बिहार को बांटती है। ऊपर से भी खूब सारी नदियां आती है, कमला नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, है ना, सारी की सारी नदियां ऊपर से आती हैं, और खूब सारी नदियां नीचे से, जैसे कि सोन नदी, पुनपुन नदी, है ना, अजय नदी, ये सारी की सारी नदियां नीचे से। यानी पूरा बिहार जो है, 80% एरिया ऑफ बिहार इज कवर्ड विद रिवर। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं नदियों से प्रभावित है। नदियों से प्रभावित जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। नदियों की वजह से, बड़ी नदियों की वजह से जो मिट्टी किसी एरिया में जमा हो रही है या बन रही है, उसको हम लोग मेनली क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल बोलते हैं। एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी, यही बोलते हैं ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। न्यू एलुवियल और ओल्ड एलुवियल। एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी 2 तरह की होती है, एक होता है न्यू एलुवियल सॉइल, एक होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक है, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के उत्तरी भाग में मिलती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी कि न्यू एलुवियल सॉइल जो है वो बिहार के उत्तरी भाग में मिलती है, यानी उत्तर बिहार में मिलती है। और ओल्ड एलुवियल यानी पुरानी जलोढ़, ओल्ड एलुवियल जो है ये बिहार के दक्षिणी भाग में तुमको ज्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, दक्षिण बिहार में और भी अलग अलग तरीके की मिट्टियां पाई जाती है, बलथर मिट्टी वगैरह भी मिलती है, रेड येलो सॉइल भी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सबसे ज्यादा एरिया बिहार में, ब्लैक सॉइल बिहार में ना के बराबर है। ब्लैक सॉइल जो काली मिट्टी होती है, जो कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है, जिसको हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं, ये ब्लैक सॉइल मध्य प्रदेश में तो बहुत मिलता है, पर बिहार में ना के बराबर मिलता है। लाल मिट्टी मिल जाएगी दक्षिण बिहार में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की तरह पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ना है तो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में जो पॉलिटिकल पार्टीज है या वहां पर किस तरीके से मैनेजमेंट चल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, वो भी हमें पता होना चाहिए।
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है, ये मैंने खुद नहीं बनाया है, ठीक है, ये पीवाईक्यू है, ये पूछे गए सवाल है आपके डीएलएड में, तो आप ये समझ लो कि इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। पूछ रहा है विच कंट्री हैज कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? भारत में है? भारत में नहीं है, भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी तो यूं ही कैंसिल हो गया, हम इंडिया में रह रहे हैं, हमें पता है इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी वाला जो सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी तो है बट कम्युनिस्ट सिस्टम नहीं है, कम्युनिस्ट सिस्टम यहां पर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चाइना में हमको ये देखने को मिलेगा, कहां देखने को मिलेगा? चाइना में, ठीक है। अब चाइना की जब बात हो ही रही है तो ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे मेजरली एक पार्टी का रूल हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, अभी फिलहाल जो पार्टी वहां पर रूल कर रही है ना, ये जो पार्टी है इसका रूल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। यहाँ पर कम्युनिस्ट सिस्टम चलता है, ये ध्यान रखना। चाइना में एससीओ का हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा और एससीओ का सम्मेलन 2025 में यहीं पर हुआ था। 2025 का जो एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ था, है ना, वो यहीं पर हुआ था। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही करंट अफेयर नहीं पूछता है, पूछा तो जाता है डीएलएड में भी करंट अफेयर, है कि नहीं? तो थोड़ा सा करंट अफेयर को भी लेके चलना। नेक्स्ट देखिए, इंडिया में क्या है? इंडिया में डेमोक्रेसी है तो इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है। चाइना का पीएम कैसे बने? सवाल गलत है, चाइना के प्रेसिडेंट कैसे बने ये पूछना चाहिए था तुम्हें, है ना, वो जी जिनपिंग से पूछना पड़ेगा, वही बता सकते हैं कि अब तुम वहां के प्रेसिडेंट कैसे बन सकते हो। एक फिल इन द ब्लैंक्स भरो जरा, स्कूल लाइफ में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन बहुत पढ़े हो। इंग्लिश का टाइम क्या है? 2 बजे है, 2 बजे, ठीक है, 2 बजे इंग्लिश की क्लास होगी। रबड़ बागान डैश में प्रसिद्ध है, रबर प्लांटेशन इज फेमस इन डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज हैं, सॉल्व करो इसको। अभी इंडिया के राज्यों के नाम नहीं लिखे हैं मैंने, अभी अगर मैंने 4 राज्य लिख दिए होते, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो सारे बच्चे केरला लगा के आराम से आराम कर रहे होते बैठ के कि हमने केरला लगा दिया, हमारा आंसर सही हो गया। ये लेकिन यहाँ पर स्टेट्स के नाम नहीं दिए हैं, यहाँ पर कंट्री। ब्राजील नहीं होगा, ब्राजील में कॉफी का प्रोडक्शन होता है, ब्राजील में कॉफी का प्रोडक्शन होता है, कॉफी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ब्राजील। धनंजय ने मलेशिया बोला है, सिर्फ धनंजय का आंसर ठीक है, सिर्फ, है ना। और अब जितने बच्चे सी बोल रहे हैं सबका आंसर ठीक है, अब जितने बच्चे सी बोल रहे हैं सबका आंसर मलेशिया इसका आंसर होगा। मलेशिया में रबर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। मलेशिया के साथ साथ लाओस चले जाओ, वियतनाम चले जाओ, कंबोडिया चले जाओ, इन एरियाज में भी रबर का प्रोडक्शन होता है। रबर का प्रोडक्शन हर जगह नहीं हो सकता है, ठीक है। रबर जो है वो एक पेड़ से निकाला जाता है, एक पेड़ होता है ना, एक पेड़ होता है, उसका जो बार्क है, उसकी जो छाल है ना पेड़ की, उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप जमा किया जाता है लिक्विड फॉर्म में रबर को, बाद में उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस करके फिर जो आप लोग रबर यूज करते हो उस फॉर्म में बनाया जाता है। रबर का जो प्रोसेस है बनने का वो एक बार देख लेना, ठीक है। ये आपको यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगी, समझ गए, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। किस चीज से चल रही है मलेशिया की अर्थव्यवस्था? ये टूरिज्म पर भी डिपेंडेंट है ना। आइलैंड कंट्री है, आइलैंड कंट्रीज में बहुत ज्यादा खेती वगैरह तो हो नहीं पाती है, बहुत ज्यादा खेती तो नहीं हो पाती आइलैंड कंट्रीज में, है ना। उतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं रहती वहां पर, समुद्र के पास रहता है तो मिट्टी भी वैसी रेतीली रेतीली रहती है, लेकिन कुछ चीजों का प्रोडक्शन हो जाता है, कुछ चीजों का नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखना, कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल है और मलेशिया टूरिज्म पर डिपेंडेंट एक कंट्री है। लोग यहाँ घूमने बहुत जाते हैं, उससे इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उसी से कमाई होती है। मलेशिया के कुआलालंपुर में बैडमिंटन महासंघ का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? बैडमिंटन महासंघ का मुख्यालय, ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, BWF इसको कहते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको मलेशिया में ही मिलेगा,
केरला में भी रबर, हाँ बिल्कुल प्रिया, केरला में भी रबर का प्रोडक्शन। इंडिया में अगर पूछेगा ना कि इंडिया में रबर बोर्ड का मुख्यालय बता दो, रबर बोर्ड का मुख्यालय बता दो, तो ये केरल में ही है। और अगर इंडिया में पूछेगा रबर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो ये भी केरल में ही होता है। क्लियर है? तो इंडिया का तो पूछा ही नहीं गया है। नेक्स्ट देखो, एक सवाल ये पूछा गया था डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बारे में, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, क्या करूं, अपने क्लास का शेड्यूल लगाया करूं? क्लास का शेड्यूल तो लगा हुआ था, कल शाम को ही लग गया था। साइंस के क्वेश्चन ग्रुप डी का बाकी है बेटा। साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना, मैं कैसे कराऊं? साइंस के लिए टीचर हैं हमारे पास, वो करवाएंगे। ठीक है, क्या आंसर है इसका? लगाओ। हमारा पड़ोसी देश है, ये वो देश है जहां पर आतंकवाद पनपता है, जो देश बदनाम ही पूरी दुनिया में इस वजह से है कि वहां पर आतंकवादियों पर एक्शन नहीं लिया जाता। आतंकवादियों पर अगर कोई दूसरा देश एक्शन लेता है तो उस देश पर अटैक माना जाता है उसको। वो कंट्री सोचती है कि हम पर अटैक कर रहे हैं, जबकि उस पर अटैक नहीं होता, अटैक आतंकवादियों पर होता है। ऑपरेशन सिंदूर जब हमने लॉन्च किया था मई के महीने में, लगभग वही 7 तारीख के आसपास, पहलगाम हमला जो हुआ था इंडिया में अप्रैल एंड में, उसके बाद हमने किया था। तो इस कंट्री का कहना था कि हम पर इंडिया ने अटैक करा, लेकिन हमारा स्टेटमेंट बहुत क्लियर था कि हमने आप पे अटैक नहीं करा, हमने आतंकवादियों पर अटैक किया है। भाई जाहिर सी बात है, वहीं आतंकवादी रह रहे हैं, उन पर अटैक, ये खुद पर अटैक मान रहा था, तो क्या ही बोले। अभी इमरान खान जो यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, जेल में थे। अब कहा जा रहा है कि पता नहीं है भी कि नहीं है। उनके फैमिली मेंबर्स ये कंसर्न रेस कर रहे हैं कि पता नहीं कहाँ है वो। तो बहुत सी चीजें हैं इस कंट्री में। एक दिक्कत ये है कि ये भले ही खुद को एक डेमोक्रेसी बताता है, डेमोक्रेटिक देश बताता है, लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम चलता है। अगर यहाँ की मिलिट्री के हिसाब से प्रधानमंत्री काम नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री को हटा दिया जाएगा या गायब कर दिया जाएगा। सुनने में थोड़ा सा लगता है अजीब, लेकिन ये होता आया है। ठीक है, यहाँ पर अगर मतलब यहाँ पर ना डिक्टेटरशिप को ज्यादा महत्व दिया जाता है डेमोक्रेसी की तुलना में। यहाँ के जो भी लीडर होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, उनको यहाँ की सेना के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उनको सेना का पूरा सपोर्ट है, लेकिन इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे उनको सेना का सपोर्ट नहीं था। तो ध्यान रखना इस तरीके के सवाल, ये PYQ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मैंने खुद ने नहीं डाला है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर अभी लॉन्च किया गया था, ये ऑपरेशन सिंदूर का डेट भी पढ़ लेना है ना, ऑपरेशन सिंदूर का अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट देखो, एक ये सवाल पूछा गया था, वेयर इज भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी लोकेटेड? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ लोकेटेड है? क्या आंसर होगा इसका? भरतपुर पक्षी, इंडिया में खूब सारे पक्षी अभ्यारण्य हैं। रंगनथीथू पक्षी अभ्यारण्य है, क्या नाम है? रंगनथीथू बर्ड सेंचुरी। रंगनथीथू पक्षी अभ्यारण्य बहुत ज्यादा फेमस है ना, ये भी है इंडिया में। इसके बारे में पूछा जा रहा है तो ये आपको मिलेगा राजस्थान में। राजस्थान में जो केवलादेव नेशनल पार्क है उसी का हिस्सा है ये। कई बार तो ये भी बोला जाता है कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी को ही रीनेम करके केवलादेव नेशनल पार्क बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से ही जुड़ा हुआ है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तो मैं इसका नाम भी लिख देती हूं यहां पर, केवलादेव नेशनल पार्क, है ना, केवलादेव नेशनल पार्क, यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। क्या राजस्थान में कोई टाइगर रिजर्व है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है? 2 टाइगर रिजर्व्स है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और उनमें से एक तो अभी न्यूज में भी रहा। दोनों टाइगर रिजर्व्स के नाम मैं लिख दे रही हूं यहां पर। एक है रणथंबोर, यहां पर बाघों की संख्या बहुत ज्यादा है। राजस्थान में जो टाइगर्स हैं, जो बाघ हैं, उन बाघों की संख्या तुमको यहां पर बहुत ज्यादा मिलेगी रणथंबोर टाइगर रिजर्व में। एक रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये दोनों टाइगर रिजर्व्स हैं। TR लिख दे रही हूं, समझ जाना।
ठीक है, राजस्थान में टाइगर्स बहुत ज्यादा पाए थे। अभी राजस्थान का सांभर लेक न्यूज में है, क्यों है पता है? सांभर लेक में लाखों की तादाद में फ्लैमिंगो पक्षी जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और ये फ्लैमिंगो पक्षी प्रवासी पक्षी है। चारों तरफ वीडियोस वायरल हो रही हैं। अगर सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल हो रही है तो अब एग्जामिनर वहां से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। तो फ्लैमिंगो पक्षियां हैं। फ्लैमिंगो क्या है? अगर रील देख रहे हो ना तो रील देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रील देखने का भी एक चॉइस होता है। आप क्या देख रहे हो उसका असर अगर आपकी स्टडी पर पड़ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो आपके हाथ में है। पॉजिटिव इंपैक्ट भी रील देखने का पड़ता है। जैसे मैंने देखा कल फ्लैमिंगो बहुत सारी, मतलब बहुत सारी, पूरा पिंक हो गया है वो झील, इतनी फ्लैमिंगोज वहां पर देखने को मिल रही है। तो मैं आज आपको पढ़ा रही हूं, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। वहीं अगर मैं किसी का डांस देख रही हूं तो वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है कहीं से? मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें, ठीक है। तो अगर आप लोग रील वगैरह देख रहे हो तो बुरी बात नहीं है, बट कोशिश करो कि ऐसे रील्स या ऐसे वीडियोस देखो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरीके से करो कि आपकी स्टडी पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, ना कि नेगेटिव, है ना। तो ये ध्यान रखना, फ्लैमिंगो पक्षी है। अभी एग्जाम में हो सकता है पूछ ले कि फ्लैमिंगो क्या है। फ्लैमिंगो पक्षी है और ये प्रवासी पक्षी है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, बहुत ज्यादा अगर तापमान कम हो रहा है, ये ठंडे जगह में रहते हैं, तापमान कम होता जाता है तो फ्लैमिंगो पक्षी आती हैं वहां पर। ये बहुत दूर से आती हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में फ्लैमिंगो पक्षी मिलती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा। नेक्स्ट देखें, भाखरा नंगल डैम इज एस्टैब्लिश्ड ऑन विच रिवर? भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखरा नंगल डैम, हाँ इंटर लेवल के लिए भी ले सकते हो ये क्लास। फटाफट शेयर कर दो सभी स्टूडेंट्स, है ना। क्या आंसर होगा इसका? नर्मदा, यमुना, सतलज या व्यास? ये वो नदी है जो सिंधु नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो इंडिया से नहीं निकलती। इंडिया से न निकलकर ये उसी जगह से निकलती है जिस जगह से सिंधु नदी खुद निकलती है, यानी कि तिब्बत से। तिब्बत से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंघी खंबन कहते हैं, लॉयंस माउथ। जहां से सिंधु नदी निकल रही है उसका थोड़ी सी दूर चले जाओगे तो थोड़ी ही दूरी से ये नदी निकलती है, सतलज नदी, ठीक है। या उसके बाद आप देख लो व्यास नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, इनमें से कोई सा भी तिब्बत से नहीं निकलता। इसीलिए एग्जाम में ये सवाल आ चुका है कि सिंधु नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो तिब्बत से निकलती है, एकमात्र सहायक नदी इन 5 नदियों में से। इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, सतलज। और सतलज पर ही आपको ये भाखरा नंगल प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है, समझ गए। सतलज का जो प्राचीन नाम है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्राचीन नाम, आप अगर प्राचीन इतिहास पढ़ोगे या कोई ग्रंथ पढ़ोगे या वेद वगैरह पढ़ोगे, अलग अलग तरीके के ग्रंथ वगैरह पढ़ोगे, तो उन ग्रंथों में कहीं पर भी सतलज नदी का नाम सतलज नहीं लिखा है। सतलज का नाम लिखा है सुतुद्री। क्या लिखा है? सतलज का नाम सुतुद्री लिखा हुआ है, ठीक है। सतलज का नाम क्या लिखा है? सुतुद्री लिखा हुआ है। तो इसीलिए एग्जाम में हो सकता है पूछ ले कि सतलज का प्राचीन नाम क्या था, तो वो भी याद रखना है। कहां से निकलती है? तिब्बत से, है ना। पीडीएफ में डाल दूंगी, रिवाइज जरूर कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा समय अब आपके पास नहीं है एग्जाम के लिए, है ना। तिब्बत से निकलती है। यमुना नदी तो पता ही है उत्तराखंड से निकलती है। नर्मदा नदी का भी हमें पता है मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा नदी ईश्वरी बनाती है, ये भी हमें पता है ना। ईश्वरी बनाती है, ये भी हमें मालूम है। अभी सिंधु जल समझौता चर्चा में बना हुआ था, ठीक है। सिंधु जल समझौता, ये अभी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ ना, रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर चल रहा है, उसमें तो पूछ भी लिया गया, सिंधु जल समझौते का ईयर पूछा गया था, साल, कौन से साल में। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी सिंधु जल समझौते को रद्द करने को लेकर के बहुत बात चली थी। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में चीजें खराब हुई हमारे और पाकिस्तान के बीच में, तो सिंधु जल समझौते का जो इशू अराइज हुआ था उसकी वजह से ये न्यूज में 1960 में ये हुआ था समझौता, 1960 में। इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मध्यस्थता करी थी क्या? बताना जरा, किसी संगठन ने इसमें मध्यस्थता करी थी कि नहीं, ये बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ बिहार?
बिहार जीके से घुमा फिरा के सवाल कई सारे पूछे जाते हैं, बिहार जीके को छोड़ना मत। जो पॉपुलर पॉपुलर प्लेसेस है ना, जो पॉपुलर पर्सनालिटीज है, सबके बारे में पढ़ लेना। अलग से अगर सोशल स्टडीज में नहीं लिखा हुआ है बिहार जीके, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बिहार जीके नहीं पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स पढ़ के चले गए, ऐसा नहीं करना है। बिहार जीके भी पढ़ के जाना है, क्योंकि ये पीवाईक्यूज है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने उठाए हैं। आपने अभी आज में ही देख लिया होगा, 2-3 सवाल बिहार जीके से संबंधित है कि नहीं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पटना इसका आंसर हो जाएगा। पटना में पटना में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। पटना में पावर हाउस म्यूजियम बनाया जा रहा है। अभी सुबह वाली क्लास में मैंने आपको बताया भी था, करंट अफेयर की जो क्लास हुई थी कैरियरवेल एसएससी चैनल पर, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहां पर पावर हाउस म्यूजियम बनाया जा रहा है, पहला, भारत का पहला पावर हाउस म्यूजियम। ये वो बिल्डिंग थी जो बिल्डिंग खंडहर हो चुकी है। 1930 में ये पावर हाउस बनाया गया था अंग्रेजों के जमाने में, पटना में बिजली का प्रोडक्शन वगैरह होता था, बिजली का उत्पादन। बाद में 4-5 सालों के बाद में इस पावर हाउस को बंद कर दिया गया था। कोई भी चीज हो ज्यादा दिन तक बंद पड़ी रहती है तो खंडर बन जाता है, ये भी बन गया था। अब इस खंडर को फिर से करोड़ों रुपए का खर्चा करके रिवाइव किया जा रहा है और ये म्यूजियम बनेगा। यहाँ पे जाकर आप देख सकते हो, ये पुराना पुराना जो भी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सब कुछ अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पटना इसका। पटना के पुराने नाम सभी को पता होंगे, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम था। कुसुमपुर, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बिहार जीके जब पढ़ाया था तो ये सब मैंने रटवा दिया था उन्हें, मुझे नहीं लगता कोई भूला होगा। पुष्पपुर है ना, पुष्पपुर, ये सारे के सारे पटना के नाम थे। पटना में ही 1916 में पटना हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। किसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? हाई कोर्ट का। 4 साल बाद, बिहार के गठन के 4 साल बाद हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हमको देखने को मिला था। और पटना में ही पहला बौद्ध संगीति हुआ था, थर्ड बौद्ध संगीति हुआ था, है ना, तीसरा बौद्ध संगीति, ठीक है, तीसरा बौद्ध संगीति। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अच्छा गया का नाम अब गया जी कर दिया गया है ना। ये तो खैर एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी क्या ही भरोसा। यहाँ पर पितृपक्ष का मेला लगता है। क्या लगता है? पितृपक्ष फेयर, पितृपक्ष का मेला यहीं पर लगता है, गया में। नेक्स्ट देखो, हाउ लॉन्ग इज द टर्म फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के सदस्य अगर आप बन रहे हो तो आपका कार्यकाल क्या होगा? पटना में अनाज भंडार गोल घर बना था। हाँ बिल्कुल, अंग्रेजों के समय में गोल घर भी बनाया गया था पटना में, और वो गोल घर आपको आज भी मिलेगा वहां पे। वो जो गोल घर बनाया गया था ना, वो इसलिए बनाया गया था ताकि ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जा सके, यानी अनाज को भंडारण करके रखा जा सके। सूखा पड़ा था, फेमाइन आता था, जिसकी वजह से लाखों लोगों की डेथ हो जाती थी, प्रोडक्शन नहीं हो पाता था अनाज का, भूख की वजह से डेथ हो जाती थी। इस वजह से अंग्रेजों ने उसको बनवाया था कि ग्रेन्स को स्टोर करके रखेंगे, है ना। अब पहले जैसा नहीं, पहले जैसा कैसे रहेगा, वो सालों पुराना है वो। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल। कितना होता है? 6 इयर्स। 5 साल मत लगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं ना, इलेक्टेड नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ये अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाते हैं। स्पोर्ट्स से चुने जाते हैं, कला के क्षेत्र से चुने जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, लिटरेचर के क्षेत्र से चुने जाते हैं। टोटल 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। देखो बहुत ज्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछे जाते, आपको यहाँ पर पीवाईक्यू देख के ही समझ में आ रहा होगा। अगर पीवाईक्यू मैं करवा रही हूँ तो उसका एक कारण है। कारण यह है कि आपको एक आइडिया लगेगा कि किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। अंधाधुंध पेपर सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। मॉक टेस्ट सॉल्व करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए पेपर में सवाल किस लेवल के पूछे जाते हैं, ठीक है। पता चले एकदम यूपीएससी लेवल का पेपर सॉल्व करके चले गए और पूछा ही नहीं गया कुछ भी। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल राइट?
इनमें से कौन सा एक पॉलिटिकल राइट नहीं है? ये शब्द जरूर एग्जाम में ना ध्यान से पढ़ा करो। ये नॉट को नहीं पढ़ते बच्चे और फिर आंसर लगा के चले आते हैं। नॉट वर्ड पे थोड़ा सा फोकस किया करो अगर क्वेश्चन में लिखा है तो। ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं? मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, या सरकार की आलोचना करने। भाई सरकार की आलोचना करने का अधिकार तो है ना? गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज, इंडिया में जो अपोजिशन पार्टी होती है ना, अपोजिशन पार्टी जो होती है इंडिया में, अपोजिशन पार्टी का ये राइट होता है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है। अगर ये राइट छीन लिया गया ना तो पता है उससे क्या होगा? मोनोपोली हो जाएगी, डिक्टेटरशिप भी हो सकता है आने वाले टाइम में, एक पार्टी का रूल हो जाएगा। इसीलिए इंडिया में अपोजिशन पार्टी को भी बहुत महत्व दिया जाता है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो इंडिया में होते हैं, इंडिया में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं ना, कई सारी ऐसी समितियां हैं जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को भी शामिल किया जाता है। क्यों किया जाता है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा बन जाएगा जो जीती है, जिसकी सरकार बनी है, उसको क्रिटिसाइज करने वाला कोई होगा नहीं, मनमानी वो करेगा, फिर दिक्कत आने वाले टाइम में यहाँ की जनता को होगी। इसी वजह से अपोजिशन पार्टीज को भी यहाँ पर बहुत महत्व दिया जाता है। खैर, इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट टू अडॉप्ट एनी रिलीजन। किसी धर्म को स्वीकार करने का जो अधिकार है ये पॉलिटिकल राइट नहीं होता है। ये आपको किसी किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग तो मुझे लगता है आपके पास भी है कि आप इस आंसर को आराम से लगा सकते हो। इनमें से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व है? क्या आंसर होगा इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोस्फीयर रिजर्व? इनमें से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व है? इंडिया में ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था इंडिया का, ठीक है। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कुल कितने हैं? टोटल कितने हैं? कुल कितने हैं? कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। गिर, नीलगिरी, कन्हेरी या फिर नन ऑफ द अबव। जितने भी बच्चों ने नीलगिरी लगाया है सबका आंसर सही है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है और ये किसी एक राज्य में नहीं फैला है, ये 2-3 राज्यों का एरिया कवर करता है। ये किसी एक राज्य का एरिया कवर नहीं करता, ये केरला, तमिलनाडु सबका एरिया कवर करता है। नीलगिरी के नाम से पहाड़ी भी है, नीलगिरी हिल भी है, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट हाल ही में लॉन्च किया गया था। नीलगिरी तहर ये क्या है? ये एक एनिमल होता है, एक जानवर होता है। इस जानवर का फोटो देख लेना, मैं लेके तो नहीं आई हूं। ये एक जानवर होता है जो धीरे धीरे विलुप्त होता चला जा रहा है, मतलब इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो साउथ इंडिया के तमिलनाडु में नीलगिरी तहर जानवर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ये अभी का न्यूज नहीं है, ये 1-2 साल पुराना न्यूज है। पुरानी खबरें भी पूछी जाती है ना, इसीलिए ध्यान रखोगे, ठीक है। शर्मा, चलो नेक्स्ट देखो। जलियांवाला बाग ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करी है? जलियांवाला बाग क्रिएटेड द बैकग्राउंड ऑफ विच मूवमेंट, यानी कौन सा ऐसा आंदोलन है। मैं अगर आसान भाषा में इस सवाल को समझाऊं तो इस सवाल का मतलब यह है कि ऐसा कौन सा आंदोलन है इनमें से जिसके बैकग्राउंड में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और वो ही कहीं ना कहीं लोगों में उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं गुस्सा था, जो एक बेस बना चुका था इस आंदोलन का। पूरी तरीके से मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरीके से ये आंदोलन उसी वजह से हुआ था, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा बेस क्रिएट हो गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद और इसको बेस बना करके भी यह आंदोलन लॉन्च किया गया था। क्या आंसर होगा इसका? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1919 में हुआ था, है ना। ये काला कानून यानी ब्लैक एक्ट जो है उसका प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको लेकर के बहुत सारी बातें हुई। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद बैसाखी पर्व मनाने के लिए सब जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए पंजाब में, और जनरल डायर के द्वारा जो मेन गेट था उससे एंट्री करके गेट बंद कर दिया गया और फायरिंग शुरू कर दी गई। एक भी इंसान नहीं बचा। आज तक लोगों को नहीं मालूम कि कितने लोग थे अंदर और कितने लोग मारे गए थे, कोई नहीं बचा था। हजारों की संख्या में लोग थे। अंग्रेज बोलते हैं कम थे, इंडियंस बोलते हैं ज्यादा थे, किसी को नहीं पता कितने लोग थे, ठीक है। तो उसके बाद में बहुत से लोग इंडिया में गुस्सा हो गए थे। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने अपना नाइटहुड वापस कर दिया था, अपने टाइटल्स त्याग दिए थे और फिर धीरे धीरे लोगों को इकट्ठा करके एक बेस तैयार किया गया। अंग्रेजों से परेशान तो सब थे ही, एक कांड ये हो गया, जिसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ इंडिया में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर।
1920 से 1922 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था, यानी कि असहयोग आंदोलन चला था। 1922 में ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया? तो चौरी चौरा कांड हुआ था। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया होगा, लेकिन क्वेश्चन आया है तो बताना पड़ेगा। चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसमें प्रोटेस्टर्स के द्वारा क्या कहते हैं, पुलिस थाना जला दिया गया था अंग्रेजों का, और काफी सारे अंग्रेज उसमें मारे गए थे। गांधी जी ने तुरंत बोल दिया था कि मैंने शर्त रखी थी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च हुआ था कि कोई भी हिंसा नहीं करेगा, आप लोगों ने हिंसा की है, इस वजह से मैं आंदोलन वापस लेता हूं। सबका मुंह उतर गया था, सब दुखी हो गए थे, और फाइनली यहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने रोक दिया, खत्म कर दिया। बहुत सारे लीडर्स गुस्सा हो गए थे, कुछ लीडर्स ने नई पार्टी भी बनाई। 1923 में 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई। 1922 के जस्ट एक साल बाद स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया गया, और ये जो स्वराज पार्टी थी ये CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाया। ठीक है, CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने इसको बनाया। मोतीलाल नेहरू जी जो थे वो गांधी जी के फादर थे। क्लियर है? बहुत कुछ है पढ़ने के लिए अगर पढ़ोगे तो, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1942 में पहली बार अंडरग्राउंड रेडियो चलाया गया था इसके तहत। ठीक है, खिलाफत आंदोलन को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज किया गया था, इसीलिए खिलाफत असहयोग आंदोलन को मर्ज किया गया था, इसीलिए कांग्रेस खिलाफत आंदोलन भी इसको कहा जाता था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, नमक सत्याग्रह, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया था, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर करना। ये मैंने नहीं डाला है सवाल, ये आपके PYQs में से उठाया मैंने। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? इनमें से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इनमें से कौन सा है? ऑप्शन में है चीनी उद्योग, कागज उद्योग, टॉय इंडस्ट्री या खिलौना उद्योग जिसको हम कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इंडस्ट्री यानी विद्युत उपकरण उद्योग। क्या आंसर होगा इसका? इंडिया में अभी साउथ इंडिया में एक राज्य है जिसके बारे में मैंने आपको करंट अफेयर की क्लास में बताया था। उस राज्य के द्वारा टॉय मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को लागू किया जा रहा है ताकि वैश्विक स्तर पर हम लोग खिलौनों का भी एक्सपोर्ट करें। इंडिया में खिलौने बनते तो हैं, अच्छे अच्छे खिलौने बनते हैं, लकड़ी के, प्लास्टिक के, तरह तरह के, लेकिन एक्सपोर्ट करने की बारी आती है तो इंडिया अभी थोड़ा सा पीछे है। और अच्छा प्रदर्शन इंडिया कर सकता है अगर इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाए तो, है ना। तो पॉलिसी लाई जा रही है। ठीक है, कागल लिखा है, इसको मैं कागज कर देती हूँ, नहीं तो बाद में मुझे ही सुनाओगे कि मैम ये क्या लिखा है आपने। क्या लगाया इसका आंसर? इसका आंसर होगा टॉय इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी। ये एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब एक सवाल ये आया था प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, थोड़ा ध्यान से आंसर लगाना, थोड़ा सा ध्यान से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट होता है ना, जाके तुम वोट तो नहीं देते ना। प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है उसका तरीका बिल्कुल अलग है, प्रेसिडेंट के चुनाव का तरीका अलग है। तो यहां पर प्रेसिडेंट का जब चुनाव होता है तो इसमें इन्वॉल्व रहता है इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज, इस इलेक्टोरल कॉलेज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से किया गया था, इसमें कौन कौन शामिल रहते हैं जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। यहां पर ध्यान रखना, प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप आर्टिकल नंबर 54 पढ़ सकते हो। ठीक है, 54। इसमें कौन कौन क्या पूछ रहा है? मंडल का गठन नहीं करता, नहीं करता पूछ रहा है ना। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ये तो रहते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, भारत में जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास अपना विधानसभा है, दिल्ली पुडुचेरी के पास अपना विधानसभा है ना। यहां पर यूनियन टेरिटरी का खैर नाम लिखा नहीं है, फिर भी मैं बता रही हूं। यहां पर लिखा है प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल ये भी शामिल रहते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी मौजूद रहते हैं, लेकिन यहां पूछ रहा है नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि जहां पर क्या कहते हैं, विधान परिषद है, जिसमें से बिहार भी एक है, बिहार में भी विधान परिषद है।
2 हाउसेस है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर चलता है वहां पे, ठीक है। तो वही पूछ रहा है, वही बता रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के ना तो इलेक्टेड मेंबर इसमें रहते हैं, ना ही नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं, रहते ही नहीं है, ठीक है। पढ़ना है इसके बारे में तो आर्टिकल 54 में आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी आज के क्वेश्चंस हो गए खत्म, क्लास हो गई खत्म, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये ध्यान रखें, मेरे जस्ट बाद, मेरी ये जो क्लास है ना ये सुबह 9 बजे होगी डेली, सुबह 9 बजे। जितना मेरे से हो सकेगा मैं पीवाईक्यूज करवा दूंगी, जितना मेरे से हो सकेगा मैं टॉपिक वाइज करवा दूंगी, जितना मेरे से हो पाएगा मैं सब्जेक्ट वाइज भी करवा दूंगी, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन ज्यादा सही लग रहा है या फिर आप लोगों को किसी एक ही सब्जेक्ट का एक ही टॉपिक का सवाल करना है 1-1 घंटे, मुझे ये बता दो बस, है ना। सुबह 9 बजे मेरी ये क्लास चल रही है, अभी 10 बजे 10 मिनट के अंदर अंदर क्या कहते हैं पवन डांगी सर की हिंदी की क्लास हो जाएगी स्टार्ट, ठीक है। आप इनसे तो काफी बार पढ़ भी चुके होंगे, है ना। उसके बाद सुबह 11 बजे जो है साइंस की क्लास होगी। साइंस के टीचर के चेहरे पर क्वेश्चन मार्क है, यानी इनका फेस रिवील अभी नहीं हुआ है ना। इसके बाद दोपहर 12 बजे पवन गुप्ता सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, और फिर दोपहर 1 बजे पुलकित सिन्हा सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। कल इनसे आपने रीजनिंग पढ़ा भी होगा, बहुत शानदार रीजनिंग पढ़ाते हैं ये, ठीक है। 2 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास प्लान करी गई है, 2 बजे लगातार आपकी क्लासेस चलेंगी सुबह 9 बजे से, और ये डेली चलेंगी अभी एग्जाम तक। आपके एग्जाम का जो डेट है उसके हिसाब से थोड़ा सा तैयारी को अपना स्पीड में लाओ, थ्योरी अच्छे से कवर करो, है ना। बैच वैच से या जिससे भी आप थ्योरी पढ़ चुके हो उसको रिवीजन अच्छे से कर लो, और थ्योरी के बाद ही एमसीक्यू वगैरह लगाओ या थ्योरी के साथ साथ लगाओ। पीडीएफ मैं दे दूंगी, इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, करंट अफेयर बाय जयश्री मैम। और यहाँ पर स्कैनर लगा है, इस स्कैनर को स्कैन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। इसके बाद मेरी 11 AM पर एक क्लास है, और ये 11 AM वाली क्लास जो है ये आज कैरियरविल एसएससी चैनल पर चलेगी, इसके बाद ये क्लास शिफ्ट हो जाएगी कैरियरविल जीडी चैनल पर। करंट अफेयर की क्लास मेरी रोज सुबह 8 बजे चलती है, 8 से 9 बजे तक, ये कैरियरविल एसएससी चैनल पर ही चलती है और इसी पर चलेगी, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन कराए, टॉपिक वाइज कराए, सब कंफ्यूज कर रहे हो, मेरे को जैसा ठीक लगेगा वैसा करा दूंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।